नमस्कार दोस्तों। जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज प्राचीन इतिहास का उत्तर वैदिक काल हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने वैदिक काल देख लिया। वैदिक काल से संबंधित जितने भी भाग होते हैं जिससे प्रश्न आने की संभावना रहती है, जहां आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य थे, उन पर हमने जितना संभव थी चर्चा किया और आपको फैक्ट्स दिया। अब हम आज उत्तर वैदिक काल लेके आएंगे। जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ था मैं कि दो भागों में लाएंगे। एक पूर्व वैदिक काल था, वो 1500 से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक था, और ये उत्तर वैदिक काल है आपका 1000 ईस्वी से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक का है। यहाँ हम अब देखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे भौगोलिक विस्तार, जैसा कि हर जो है टॉपिक पे हम देखते आए हैं। उसके बाद देखेंगे इनका सामाजिक स्थिति क्या थी। तो भौगोलिक स्थिति के बारे में देखते हैं। तो पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा काफ़ी विस्तार हो चुका था। यह एक समझने वाला तथ्य है कि पूर्व वैदिक काल में क्या था कि जो सभ्यता थी, जो वैदिक कालीन सभ्यता थी, वो निश्चित क्षेत्रों में ही, ये आपके जो है उत्तर पश्चिमी एरिया में ही काफ़ी हद तक सीमित थी। पूर्वी भाग उसका तिब्बत लगता था, तो उत्तरी भाग उसका जो है गांधार तक जाता था। और इधर देखा जाए तो जो हड़प्पा सभ्यता था का क्षेत्र था, लगभग इसी के आसपास उसका क्षेत्र हुआ करता था। सप्त सिंधु प्रदेश से पूर्व की ओर। अब इनका विस्तार कहाँ हुआ? इनका विस्तार हुआ सप्त सिंधु प्रदेश जो था, जैसा कि हमने बताया था उसमें, सप्त सिंधु प्रदेश यानी कि जो आपका आज का पंजाब का क्षेत्र है और सतलुज और यमुना के बीच का कुछ क्षेत्र लेते हुए ये पूरा प्रदेश था। तो ये पूर्व वैदिक काल की स्थिति थी। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल की स्थिति देखते हैं तो लगभग संपूर्ण गंगा घाटी में उत्तर वैदिक काल का विकास हो चुका था। देखिए यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मैप लगाना मैं भूल गया, मैप नहीं लगा पाया हूँ। तो आप एक अनुमान लगा लीजिएगा, पिछला मैप है और मैप लेके भी अगर आप बैठेंगे तो आप समझ लीजिए जो संपूर्ण गंगा घाटी है, गंगा जहाँ से निकलती हैं, और संभवतः ये बांग्लादेश में जहाँ गंगा मिलती हैं उससे पहले तक का क्षेत्र आपको उत्तर वैदिक काल मान सकते हैं। यानी कि आप मोटा मोटी हिसाब ये समझ लीजिए, जहाँ मगध का उत्कर्ष हुआ, मगध साम्राज्य जहाँ आगे बनता है, वहाँ तक उत्तर वैदिक काल का छिटपुट विकास देखा गया। इनकी कर्मभूमि अब गंगा यमुना दोआब हो गई। दोआब मैं पहले भी बता चुका हूँ, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब कहा जाता है। आब मीन्स पानी होता है, दो मीन्स संख्या, आप जान ही रहे हैं। तो अब इनकी कर्मभूमि जो थी, यानी कि जो इनके जीवन के केंद्र में था, ये भूमि हो गई। इनका पूरा जीवन अब इन दो नदियों के बीच के क्षेत्र में विस्तृत होना, पुष्पित पल्लवित होना प्रारंभ हो गया। इस काल के साहित्य में अब देखिए, जैसा कि साहित्यिक साक्ष्य जो बताते हैं उस आधार पे देखें तो इस काल के साहित्य में हिमालय, हिंद महासागर, विंध्य पर्वत आदि का उल्लेख देखने को मिलने लगता है। इससे क्या पता चलता है कि इनका विस्तार काफ़ी हो चुका था और अब ये पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा ज़्यादा विस्तारित हो चुके थे। इससे पहले हमने क्या देखा था कि पूर्व वैदिक काल में समुद्र शब्द की जो व्याख्या थी, या जो समुद्र शब्द इस्तेमाल किया गया था, वो एक बड़े जलराशि के लिए इस्तेमाल किया गया था, और वह समुद्र नहीं था जो आज का समुद्र है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हिंद महासागर का उल्लेख मिलता है। इसका अर्थ है कि इन्हें समुद्र का ज्ञान अब तक हो चुका था। पुरातात्विक स्रोत के बारे में देखते हैं। पूर्व वैदिक काल से अधिक स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। देखिए, पूर्व वैदिक काल से अधिक स्पष्ट साक्ष्य मतलब ये हुआ कि जो आपका पूर्व वैदिक काल था उसमें केवल जो है जो साहित्यिक साक्ष्य, ऋग्वेद केवल एक था जो जितना बता दे रहा था पूर्व वैदिक काल के बारे में, हमें उतनी ही जानकारी थी। पुरातात्विक साक्ष्य बहुत स्पष्ट नहीं हुआ करते थे, ना उनसे बहुत ज़्यादा मदद मिल पाई। लेकिन उत्तर वैदिक काल के बारे में पुरातात्विक साहित्यिक साक्ष्य बहुत अच्छे से स्पष्ट करते हैं। लौह प्रौद्योगिकी की शुरुआत उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। अब इस समय लौह प्रौद्योगिकी की शुरुआत माना जा रहा है कि लोहे का प्रयोग ये करने लगे थे, इन्हें लोहे की जानकारी थी, और इसके पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध होते हैं। थोड़ी सी समझने वाली बात है कि देखिए, जैसे अगर हम यहाँ छोटा सा एक मैप बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे अगर हम मान लें कि ये भारत का क्षेत्र है, तो अगर जो पूर्व वैदिक काल की सभ्यता थी वो इस तरह विस्तारित हुई थी यहाँ तक, लेकिन उत्तर वैदिक कालीन जब सभ्यता का विस्तार हुआ तो इधर भी इसका विस्तार हो चुका था। ठीक है, तो अब इधर जब इसका विस्तार हुआ था तो अगर हम उस समय देखें, लगभग मान के चला जाए अगर कि आपको 800 से लेके 1200 ईसा पूर्व के बीच में,
तो इन क्षेत्रों में घने जंगल हुआ करते थे, घने जंगल हुआ करते थे। और जो पूर्व वैदिक काल के लोग थे उन्हें लोहे का ज्ञान तो था नहीं, कांसा का प्रयोग करते थे, तांबा का प्रयोग करते थे। अब वे जीवन में हर चीज़ के लिए उन्हीं का इस्तेमाल करते थे। तो इधर जंगल ज़्यादा थे, और चूंकि अगर आपको जानकारी है थोड़ी बहुत भूगोल की, तो यह आपका क्षेत्र जो आता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आने की वजह से जो यहाँ के वन वनस्पतियाँ थीं वो कठोर होते थे, कठोर और सघन जंगल पाए जाते थे। तो तांबा और कांसा जैसे औजारों से इन जंगलों की सफाई कर पाना मुश्किल था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते लोहे का ज्ञान हो गया, इनके पास लोहे के उपकरण हो गए, जिसकी वजह से यहाँ के जंगलों की सफाई हो गई। एक बार फिर से हम एक छोटा सा मैप बना के आपको थोड़ा सा और स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। अगर ये मान लीजिए कि ये गंगा घाटी का क्षेत्र है, तो यहाँ पे वो उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे हुआ करते थे, पूर्व वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में इस इधर विस्तार हुआ। जब इधर इनका विस्तार हो रहा है तो इधर इन्होंने क्या किया, जंगलों की सफाई उफाई की। अब जब जंगलों की इन्होंने सफाई की, ज़मीन मिली, तो क्या हुआ, लोहे की खोज की वजह से गहरी जुताई हुई। गहरी जुताई होने की वजह से क्या हुआ, खेती बाड़ी अच्छी खासी होने लगी। और यही कारण आगे चल के देखेंगे जनपद से जनपद बना, जनपद से महाजनपद बना, और इस तरह से साम्राज्य विस्तार और एक बड़े साम्राज्य राज्य के उदय का कारण बनता है। तो यह लोहे के प्रयोग का परिणाम हुआ, लोहे के ज्ञान का परिणाम हुआ। उसके बाद इस काल में अध्ययन के लिए, जैसे इस काल के जो हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं उसमें चित्रित धूसर मृदभांड, मतलब बर्तन, मिट्टी के बर्तन, इन्हें जो है पेंटेड ग्रे वेयर या PGW भी कहा जाता था। और दूसरा उत्तरी काले पॉलिशदार, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NPPW महत्वपूर्ण साक्ष्य, मतलब ये दो प्रकार के बर्तन मिलते हैं और इनके द्वारा उस समय के जीवन के बारे में एक अनुमान लगाया जाता है। पुरातात्विक साक्ष्य में आर्यों के भौगोलिक विस्तार के साथ ही उनके जीवन के विभिन्न पक्षों की भी जानकारी देते हैं। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग किया जाने लगा था, पहले ही बता दिया। अभी तक उत्खनन में लौह उपकरणों की सर्वाधिक संख्या अतरंजी खेड़ा, यूपी में, उत्तर प्रदेश में एटा नामक एक जिला है, उस जिले में अतरंजी खेड़ा नामक एक स्थान है, एक साइट है, एक स्थल है, जहाँ से सर्वाधिक लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो ये बताते हैं कि ये उपकरण जो हैं, ये उपकरण उत्तर वैदिक कालीन हैं। यजुर्वेद में इन उपकरणों को श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा जाता है। ठीक है, यजुर्वेद में इन्हें श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा गया है। अब साहित्यिक स्रोत के बारे में देख लेते हैं। इस काल के अध्ययन हेतु यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, अरण्यक, इनके विषय में से हमें पर्याप्त जानकारी मिलती है। इसके अलावा देखिए, यजुर्वेद का देखा जाए तो यजुर्वेद चूँकि पूर्व वैदिक काल में ही लिखा गया था, इसलिए यजुर्वेद से हमें उत्तर वैदिक काल के विषय में खास जानकारी प्राप्त नहीं होती। इसके लिए ये पर्याप्त ग्रंथ उपलब्ध हैं। अब चूँकि साहित्य के लिए पहले वीडियो दी जा चुकी है, इसलिए यहाँ उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको साहित्य के बारे में डिटेल में वीडियो दी जा चुकी है, आप उसको ज़रूर देखिए और वहाँ से आपको पर्याप्त जानकारी मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सामाजिक व्यवस्था पे। सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो अगर सामाजिक व्यवस्था की हम बात करें तो जाति का उद्भव हो चुका था। देखिए, यह एक कहा जाए तो भारतीय या सनातन परंपरा के सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यहाँ मिलती है कि जाति परंपरा का यहाँ उद्भव हो चुका था। हालांकि जाति अभी जो है यहाँ पे रूढ़ ही नहीं बनी थी, अभी यह ज़्यादा जटिल नहीं हुई थी, लेकिन इसका उद्भव यहाँ मिलने लगा था। कार्य के आधार पर जातियों का निर्धारण होने लगा। विभिन्न प्रकार के, देखिए, विभिन्न प्रकार के कार्य भी आ गए। जैसे जैसे समाज का विस्तार हुआ, जैसे होता है ना कि किसी अर्थव्यवस्था का अगर विकास होता है तो वहाँ विभिन्न प्रकार की नौकरियों का सृजन होता है। ठीक उसी तरह से जब यहाँ विकास होने लगा तो विभिन्न प्रकार की वर्ग उत्पन्न होने लगे। ध्यान रखिएगा, वर्ग उत्पन्न होने लगे, वर्ण नहीं। वर्ण और वर्ग में अंतर है। वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज की एक अपने आप में अलग खोज है, जबकि वर्ग दुनिया के हर समाज में मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ वर्ण का जन्म हो गया और उसके बाद क्या हुआ, उसको कहीं न कहीं जो कर्म आधारित होता था कि कार्य के आधार पर लोगों का निर्धारण होता था कि आप इस जाति से हैं, इस जाति से हैं, अब वह क्या हुआ, अब वह जन्म आधारित हो गया। तो यह सारी चीज़ें देखने को अब मिलने लगेंगी। विभिन्न प्रकार की यज्ञ अनुष्ठानों में वृद्धि हुई, परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों के प्रभाव और शक्ति में वृद्धि हुई। देखिए, इस काल में क्या हुआ कि जो कहा जाए तो समाज को
रेगुलेट करने की जो जिम्मेदारी थी, समाज को विनियमित करने की जिम्मेदारी थी, वह मुख्य रूप से ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग पे थी। क्या करते थे? क्षत्रिय दूसरों से रक्षा करते थे, बचाते थे। ब्राह्मण क्या करते थे? उनको नियमित रखते थे। उनका बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। देखिए, बाद में चीज़ें अपने विकृत रूप में चली गई, बिगड़ती चली गई, लेकिन एक समय जब चीज़ें अपने वस्तु स्थिति में थी, जब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में थी, वास्तविक स्थिति में थी, तो वहाँ क्या होता था? इनका कार्य था समाज को विनियमित करना, समाज को नैतिक नियमों का पाठ पढ़ाना, नैतिक नियमों के प्रति उन्हें जिम्मेदार बनाना, ये सारे काम हुआ करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी क्षत्रिय और ब्राह्मणों में साठगांठ हुई। इन लोगों ने क्या किया? एक तरफ यज्ञ अनुष्ठान की महत्व बढ़ा दिए कि यज्ञ अनुष्ठान बढ़ाई, तो अब जब यज्ञ अनुष्ठान बढ़ गया तो यज्ञ क्षत्रिय तो कराएंगे नहीं और कोई वर्ग कराएगा नहीं, तो ये ब्राह्मणों की जिम्मेदारी थी। अब इन्होंने जिम्मेदारी के साथ साथ क्या किया कि अपना वर्चस्व, अपना प्रभाव, अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया समाज में। ब्राह्मणों के क्षत्रिय सहयोग बनाए रखने पर जोर दिया, जिससे बाकी वर्गों प्रभुत्व बना रहे, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। वैश्यों को उत्पादन, कृषि, पशुपालन का कार्य सौंप दिया गया। और जो वैश्य वर्ग था, जो तीसरा वर्ग था, मुख्य रूप से 4 वर्ग थे। ऋग्वेद में बताया जा चुका है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का एक संकल्प आया हुआ है, उसमें एक ब्रह्म पुरुष की संकल्पना की गई, उसके विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्ग की उत्पत्ति मानी गई है। तो उसमें क्या हुआ? ब्राह्मण क्षत्रिय इस तरह आए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आए। तो अब ये जो 4 वर्ग आए, इनमें से क्या हुआ? जो तीसरा वर्ग था, वैश्य वर्ग था, उसको कहा गया कि आपका उत्पादन से संबंधित समस्त कार्य, कृषि, पशुपालन, ये आपका कार्य है, आपकी जिम्मेदारी है, आप देखो। साहित्य में ऐसा संकेत मिलता है। देखिए, मैं पहले भी नहीं इसको जिक्र कर पाया था, अभी कर दे रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे आपको तथ्य मिलेंगे, उनके विषय में 100% प्रामाणिकता नहीं है। इसलिए आप जहाँ भी बुक में पढ़ेंगे, अपने संभवतः लगभग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर प्रश्न इस तरह बनता है तो याद रखिए कि आप बहुत रिजिड नहीं होना है किसी चीज़ को लेकर, और ना आपको कभी इन सब टॉपिक्स को लेकर बहस करना है। क्यों? क्योंकि ये हमें केवल इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। बहुत खास इन पे प्रेशर नहीं देना है। साहित्य में ऐसा संकेत मिलता है कि इस काल में वैश्य, केवल वैश्य ही कर देते थे। जो कर भार था, जो राजस्व देने का जिम्मेदारी थी, वो केवल वैश्य के ऊपर था। अब यहाँ क्या था? चूंकि उनके पास कृषि, उत्पादन, पशुपालन संबंधी सारे कार्य थे, और यह आर्थिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग था। जैसा कि आप पूर्व वैदिक काल में देख भी चुके हैं, पशुपालन था महत्वपूर्ण, धीरे धीरे कृषि भी महत्वपूर्ण होती चली गई। तो अब इनके पास अर्थव्यवस्था में धन अच्छा आता था, इनके पास कर इनके ऊपर डाला गया। हालांकि यह तार्किक नहीं है, लेकिन एक इनके ऊपर कर क्यों डाला गया, इसके पीछे एक तर्क है। ये ऊपर के तीनों वर्गों को उपनयन संस्कार होता था। यहीं से शूद्रों के अधिकार विहीन और अपात्र मानने की प्रक्रिया शुरू हुई। जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, शूद्र थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य थे, इन तीनों वर्गों को उपनयन संस्कार का मतलब होता है व्रतबंध। व्रतबंध का अर्थ हो कि जैसे जनेऊ, अगर आप लोग जानते होंगे, तो जनेऊ धारण करने का अधिकार था। ऐसा माना जाता था कि इसके बाद व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है और उसे संस्कारित किया जाता है। तो जनेऊ धारण करने का जो अधिकार था, वह केवल उपरोक्त के 3 वर्णों में था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ठीक है। शूद्रों को यहीं से उनके अपने अधिकारों से वंचित किया गया, यानी कि उनको जो उनके समाज में कर्म निर्धारित किए गए थे, वे सारे कर्म लगभग ऐसे थे जैसे बहुत महत्वपूर्ण होते थे, साफ सफाई वगैरह, लेकिन इनको हीन भावना से देखा जाने लगा। जैसे कि पूर्व वैदिक काल में मैंने बताया भी था, आप देखेंगे पिछली वीडियो में, तो वहाँ था कि किसी के कार्य को लेके उसकी दशा का निर्धारण नहीं होता था, उसको उसके सम्मान की कोई कमी नहीं होती थी। लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ कार्य के आधार पर व्यक्ति का सम्मान और उसको पद प्रतिष्ठा मिलना प्रारंभ हुआ। उसके बाद इस काल में ग्रंथों में स्पष्ट रूप से 3 वर्णों और शूद्र के बीच विभाजन देखा गया। यहाँ क्या हुआ कि ग्रंथों में भी कहीं न कहीं इसको विभाजन को आम रूप में देखा जाने लगा, कहीं न कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन देखा जाने लगा, साहित्य वगैरह में भी इसका वर्णन मिलने लगा। हालांकि कहीं कहीं देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ कि पूरी तरह से तथ्य ये सत्य नहीं है। कहीं कहीं ऐसे बड़े सार्वजनिक अनुष्ठान होते थे जिनमें शूद्रों को मूल आर्य कबीलों के बचे हुए सदस्यों की हैसियत से आमंत्रित किया जाता था, तो कहीं कहीं उन्हें बुलाया भी जाता था। अब समाज में उस समय कैसे, क्यों, क्या, कैसे था, इसके विषय में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य नहीं प्राप्त होते, लेकिन ऐसा कहीं कहीं मिलता है कि उन्हें महत्वपूर्ण समारोहों में भी आमंत्रित किया जाता था। शिल्पियों में रथकार आदि कुछ वर्गों का स्थान ऊंचा था। इन्हें यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार था। देखिए, यहाँ टाइप करते वक्त ऐसे शब्द नहीं मिले, इसलिए यज्ञोपवीत लिखा गया, जबकि यज्ञोपवीत लिखने का
जो शुद्ध लिखा जाएगा उसको आपको जानना जरूरी है। तो आप इस तरह देख सकते हैं यज्ञोपवीत, ये इस तरह से लिखा जाएगा यज्ञोपवीत, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, यज्ञोपवीत धारण पहनने का अधिकार था शिल्पियों और रथकारों को। तो ये चीज़ समझा जा सकता है कि अभी बहुत ज़्यादा रूढ़िगत प्रथाएं नहीं लागू हुई थी। उसके अलावा वर्ण भेद चरम पर नहीं था, वर्ण भेद चरम पर नहीं था, यानी कि अभी वर्ण में काफ़ी ढिलाई थी, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं थे लोग। धीरे धीरे पिता का अधिकार परिवार में बढ़ता गया। पहले क्या था, स्त्री पुरुष दोनों लगभग समान होते थे, और स्त्री जो सब परिवार की बड़ी स्त्री होती उसका भी जो है कहा जाए तो वर्चस्व होता था परिवार में। लेकिन अब पिता का अधिकार बढ़ गया, वह अपने पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित भी कर सकता था आवश्यकता पड़ने पे। राज्य परिवार में ज्येष्ठाधिकार का प्रचलन बढ़ा, और जो राजा का परिवार होता था बड़े पुत्र को ही राज्य मिलेगा, बड़ा पुत्र ही अगला उत्तराधिकारी होगा, ऐसी संकल्पनाएं प्रारंभ हुई। पूर्व पुरुषों की पूजा, पूर्व मतलब जो पूर्वज होते थे, जो पूर्वज होते थे उनकी पूजा का कॉन्सेप्ट आया। इससे पहले पूर्वजों की पूजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। स्त्रियों की दशा में गिरावट आई, उन्हें पुरुषों के अधीन माना जाने लगा। देखिए अभी भी इससे पहले तक स्थिति ऐसी नहीं थी, लेकिन अब उन्हें अधीन माना जाने लगा। हालांकि अभी भी कहीं कहीं स्त्रियां शास्त्रार्थ भी करती थी, यज्ञ वगैरह में भाग लेती थी, गिरावट जरूर आई थी, लेकिन ये सबसे बड़ी गिरावट जो थी उन्हें अधीन माना जाने लगा। उत्तर वैदिक काल में गोत्र स्थापित हो गया। गोत्र पूर्ण पे, जैसे पहले गोत्र था, गोत्र वो पूर्ण रूप से स्थापित नहीं था, लेकिन अब पूर्ण स्थापित हो गया। आश्रम व्यवस्था प्रतिष्ठित हुई, 16 संस्कारों की भी स्थापना हुई। अब देखिए आश्रम व्यवस्था के जैसे सामान्य रूप से क्या माना गया कि पुरुष की आयु या महिला की आयु को, मनुष्य की आयु को 100 वर्ष माना गया कि कंप्लीट आयु 100 वर्ष है, और इसको 25-25 सालों के 4 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रारंभिक 25 वर्ष क्या होंगे, ये ब्रह्मचर्य आश्रम के होंगे। ब्रह्मचर्य आश्रम का अर्थ हुआ कि इस आश्रम में बालक शिक्षा ग्रहण करेगा, गुरुकुल में रहेगा, ये कार्य करेगा। आगे के 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम, मतलब अगले 25 सालों से 50 सालों तक को क्या करेगा, विवाह करेगा, विवाह के बाद संतानोत्पत्ति वगैरह परिवार की जिम्मेदारी निभाएगा। उसके बाद अगले 25 वर्ष वानप्रस्थ, मतलब उसमें होता था अपनी स्त्री को व्यक्ति परिवार में छोड़ के बड़े बेटे के हवाले सारी जिम्मेदारी करके उसके बाद वो संन्यास ले लेता था, एक तो वन में चला जाता था। उसके बाद क्या होता था कि अगला आश्रम की बात करते हैं, 50 साल से 75 साल तक का समय जो होता था वानप्रस्थ आश्रम का होता था। इसमें क्या होता था कि अपने बड़े पुत्र को जिम्मेदारी सौंप के व्यक्ति वन की ओर प्रस्थान कर जाता था। आगे जो 75 से 100 तक का समय आता है वो संन्यास आश्रम का होता था, पूरी तरह से निवृत्त होकर किसी चीज़ को जंगल में जाके अपना जो है अंत, प्राण के अंत तक निवास करता था वहीं। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में केवल प्रारंभ के 3 आश्रमों का उल्लेख है, संन्यास आश्रम बाद में जोड़ा गया है। देखिए, और जो 16 संस्कारों की हम बात करें, 16 संस्कार ये हैं, ये 16 संस्कार है अपने सनातन परंपरा में। गर्भाधान संस्कार से प्रारंभ होकर अंत्येष्टि संस्कार और श्राद्ध संस्कार तक आता है, जिसे अंतिम संस्कार भी कहा जाता है। ये संस्कार हैं, 16 हैं, यही क्या याद रखिए आप, इतना काफ़ी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। बस संक्षेप में एक जो है स्पष्ट कर दें, यहाँ पे समाज का स्पष्ट विभाजन था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में। यज्ञ का महत्व बढ़ गया था। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित न होकर जन्म आधारित हो गई थी। इस काल में स्पृश्यता का उदय नहीं हुआ था अभी तक, फिलहाल स्पृश्यता नहीं आई थी समाज में। स्त्रियों में पैतृक संपत्ति का अधिकार छिन गया, सभाओं में प्रवेश वर्जित हो गया। इससे पहले आप देखेंगे पूर्व वैदिक काल में ये सारे अधिकार इन्हें मिले हुए थे। अब आते हैं हम अपने प्रश्न के ऊपर। तो आज का प्रश्न है आपका, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों के वर्चस्व को मजबूती मिली, कैसे मिली? आश्रम व्यवस्था की वजह से, संस्कार की प्रमुखता की वजह से, यज्ञगाद की प्रमुखता की वजह से, उपरोक्त सभी। आपको उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना है तो जरूर आप इसका उत्तर दे पाएंगे। दूसरा प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार हुआ, किधर हुआ? उत्तर पश्चिम में, पूर्व में, दक्षिण में, इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। दोनों का उत्तर देने का प्रयास करिएगा और वीडियो सुनते रहिए और एंजॉय करिए। धन्यवाद।